अब तक हालांकि काम के बारे में विकल्प नहीं होता, परंतु आप किस तरह से काम करते हैं इस बारे में विकल्प हमेशा होता है। फिश फिलॉसफी आगे। दोबारा जाना। मंगलवार को लंच टाइम में वे तेज कदमों से फिर उस मार्केट में पहुंच गई। लॉनी शायद उसी की राह देख रहा था। वे तत्काल भीड़ में से निकला और उसे एक करीब के रेस्तरां में ले गया। हॉल के आखिर में कुछ टेबल हैं, उसने कहा, और वे दोनों वहां पहुंच गए जहां से उन्हें मार्केट का पूरा नज़ारा दिख रहा था। लॉनी और मैरी जेन ने मैरी के लाए हुए दही के कप खाए। मैरी जेन ने उससे फिश मार्केट के बारे में पूछा। जब लॉनी उसे वहाँ के कामों के बारे में बता रहा था तो मैरी को ये सब बहुत आकर्षक नहीं लगा। उसे ये ताज्जुब हुआ कि इतने बोरिंग काम को ये लोग इतने अच्छे तरीके से कैसे कर लेते हैं। इसके बाद उसे पाइक प्लेस फिश मार्केट के स्टाफ का व्यवहार और भी जोरदार लगने लगा। लॉनी ने उन बहुत से बोरिंग कामों का वर्णन किया जो उसे वहाँ हर रोज करने पड़ते थे। ये सुनने के बाद मैरी जेन ने कहा, ऐसा लगता है कि आपके और मेरे काम में बहुत सी बातें एक जैसी हैं। लॉनी ने उसकी तरफ देखा। वाकई, हाँ, हमारा स्टाफ जो काम करता है उसमें से ज़्यादातर काम नीरस और एक सरीखा होता है। फिर भी वे काम महत्वपूर्ण होता है। हमारे पास कोई ग्राहक नहीं आता, परंतु अगर हम कोई गलती कर दें तो ग्राहक नाराज़ हो जाता है और हमारी बहुत आलोचना होती है। अगर हम कोई काम अच्छी तरह से कर देते हैं तो कोई उस तरफ ध्यान नहीं देता है। आमतौर पर हमारा काम बोरिंग होता है। आपका काम भी बोरिंग है, पर आप उसे रोचक तरीके से करते हैं। मुझे यह बात बहुत पसंद आई। क्या आपने कभी ये सोचा है कि किसी आदमी के लिए कोई भी काम बोरिंग हो सकता है? कुछ फिश मार्केट वाले तो बिजनेस के लिए सारी दुनिया का चक्कर लगाते हैं। मुझे ये बहुत रोमांचक लगता है, परंतु उन लोगों का ये कहना है कि ये बहुत जल्दी पुराना पड़ जाता है। मेरा मानना है कि कोई भी काम नीरस हो सकता है। मैं आपकी बातों से पूरी तरह सहमत हूँ। जब मैं किशोर अवस्था में थी तो मुझे एक ऐसा काम मिला जिसके सपने बहुत सी किशोरियाँ देखा करती थीं। मुझे मॉडलिंग का एक कॉन्ट्रैक्ट मिला था, परंतु पहले महीने में ही मुझे इतनी बोरियत हो गई कि मैं फूट फूट कर रोने लगी। ऐसा लगता था जैसे सब लोग चारों तरफ खड़े हुए इंतज़ार कर रहे हों। समाचार पढ़ने वालों को ही देखिए। मैंने यह जान लिया है कि
उनमें से कई तो दूसरे लोगों के लिखे हुए समाचारों को ही पढ़ते रहते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं करते। तो ये भी बोरिंग लगता है, कम से कम मुझे तो ऐसा ही लगता है। ओके, अगर हम इस बात पर सहमत हैं कि कोई भी काम बोरिंग हो सकता है, तो क्या हम इस बात पर भी सहमत हो सकते हैं कि कोई भी काम ऊर्जा और उत्साह के साथ किया जा सकता है? मुझे पूरा भरोसा नहीं है। क्या आप मुझे कोई उदाहरण दे सकते हैं? ये तो आसान है। मार्केट का एक चक्कर लगाइए और फिश की दूसरी दुकानों को देखिए। वहाँ सन्नाटा छाया होगा। वे लोग, जैसा आपने कहा था, ढीलों का कचरा घर। वे लोग जिस तरह से काम करते हैं वे हमारे बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है। मैंने आपको ये बता ही दिया है कि पाइक प्लेस फिश मार्केट भी पहले उन्हीं जैसा नीरस हुआ करता था। फिर हमने एक अद्भुत बात खोजी। हालांकि काम के बारे में विकल्प नहीं होता, परंतु आप किस तरह से काम करते हैं इस बारे में विकल्प हमेशा होता है। ये हमारा सबसे बड़ा सबक है जो हमने विश्व प्रसिद्ध पाइक प्लेस फिश मार्केट बनाते समय सीखा। हम अपने काम को किस नज़रिए और रवैये से करेंगे ये हम चुन सकते हैं। अपना रवैया चुनें। मैरी जेन ने नोटपैड निकाला और उस पर लिखा, हालांकि काम के बारे में विकल्प नहीं होता, परंतु आप किस तरह से काम करते हैं इस बारे में विकल्प हमेशा होता है। फिर उसने अपने लिखे हुए शब्दों के बारे में सोचा और पूछा, काम के बारे में हमारे पास विकल्प क्यों नहीं होता? आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। आप अपनी नौकरी छोड़ सकते हैं और इस तरह से आपके पास काम के बारे में विकल्प होता है। परंतु अगर आपके पास जिम्मेदारियां हैं या और भी इसी तरह की बातें हैं, तो शायद ऐसा करना समझदारी नहीं होगी। विकल्प से मेरा यही मतलब था। दूसरी तरफ आपके पास काम करने के तरीके के बारे में हमेशा विकल्प रहता है। लॉनी ने कहना जारी रखा, मैं आपको अपनी दादी के बारे में बताता हूँ। वे अपने काम को बड़े प्यार से और खुशी से करती थी। हम सभी नाती पोतों को किचन में उनकी मदद करना अच्छा लगता था, क्योंकि दादी के साथ बर्तन धोने में भी मज़ा आता था। इस प्रक्रिया में किचन का बहुत सा काम निपट जाता था। हम बच्चों को सचमुच बहुमूल्य चीज़ मिलती थी, एक प्रेम करने वाला वयस्क। मैं अब समझ सकता हूँ कि मेरी दादी को बर्तन धोने से प्रेम नहीं था। वे प्रेम के रवैये को बर्तन धोने तक लाई थी और उनकी यह भावना संक्रामक थी। इसी तरह
मेरे दोस्तों ने और मैंने ये पाया कि जब भी हम फ़िश मार्केट आते हैं, हम एक रवैये के साथ आते हैं। हम एक खराब रवैया लाकर अपने दिन को बुरा बना सकते हैं। हम एक अड़ियल रवैये के साथ आकर अपने साथियों और ग्राहकों को परेशान कर सकते हैं, या हम एक अच्छा, मज़ेदार, खुशनुमा रवैया ला सकते हैं और एक बेहतरीन दिन गुजार सकते हैं। हम किस तरह का दिन गुजारना चाहते हैं, इसका चुनाव हम ही करते हैं। हमने इस चुनाव या विकल्प के बारे में काफ़ी बातें की और ये महसूस किया कि जब तक हम काम करेंगे तब तक हमें यही कोशिश करनी चाहिए कि हमारा दिन अच्छे से अच्छा गुजरे। क्या आपको ये बातें समझ में आ रही हैं? बिल्कुल। वास्तव में हम अपने विकल्पों को लेकर इतने रोमांचित हो गए थे कि हमने विश्व प्रसिद्ध होने का विकल्प चुन लिया। साधारण तरीके से दिन गुजारने से बेहतर और ज़्यादा मज़ेदार था विश्व प्रसिद्ध होकर दिन गुजारना। आप समझ रही हैं ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? फिश मार्केट में काम करना ठंडा, गीला, बदबूदार, चिपचिपा, कठिन होता है, परंतु जब हम ये काम करते हैं तो हम इसके बारे में एक रवैया भी लेकर आते हैं। हाँ, मुझे लगता है मैं समझ रही हूँ। आपने उस रवैये को चुना जिसके साथ आप हर रोज़ काम पर आते हैं। ये विकल्प आपके काम करने के तरीके को तय करता है। जब तक आप यहाँ हैं तब तक साधारण के बजाय क्यों ना विश्व प्रसिद्ध बनने का विकल्प चुना जाए। ये बहुत आसान नज़र आता है। समझने में तो ये आसान है, पर करने में बहुत कठिन है। हमने रातों रात इस जगह को ऐसा नहीं बनाया है। इसमें लगभग 1 साल लग गया। खुद को बदलने में ही मुझे बहुत समय लग गया। आप यह कह सकती हैं कि पहले मेरे कंधों पर समस्याओं का ढेर बोझ की तरह लगा हुआ था। मेरी निजी जिंदगी भी पूरी तरह बेकाबू थी। मैंने इस बारे में दरअसल कभी सोचा ही नहीं था और बस ये अनुमान लगा लिया था कि जिंदगी इसी तरह से चलती है। जिंदगी कठोर थी और मैं भी ऐसा ही बन गया। मैं भी कठोर बन गया। फिर जब हमने एक अलग तरह की फिश मार्केट बनाने का फैसला किया तो मैंने इस विचार का विरोध किया कि मैं ये विकल्प चुन सकता हूँ कि हर दिन मैं कैसे जीऊँगा। मैंने अपना बहुत समय तो खुद की ज़िंदगी का शिकार साबित करने में ही गंवा दिया। एक बुजुर्ग आदमी जो खुद भी कठोर समय झेल चुके थे मुझे एक तरफ ले गए और उन्होंने मुझे उस तरह समझाया जिस तरह एक फ़िश बेचने वाला दूसरे फ़िश बेचने वाले को समझाता है। मैंने भी गंभीरता से इस पर विचार किया और ये फैसला किया कि मैं कोशिश करके देखूंगा। तब से मुझे इस पर भरोसा हो गया है। कोई भी आदमी अपना रवैया चुन सकता है।
मैं ये जानता हूँ क्योंकि मैंने अपना रवैया खुद चुना है। मैरी जेन इन बातों से बहुत प्रभावित हुई और साथ ही उस आदमी से भी बहुत प्रभावित हुई जो ये बातें बोल रहा था। उसने नज़रें उठाकर देखा कि लॉनी उसकी तरफ अचरज भरी निगाहों से देख रहा था। मैरी समझ गई कि वे दिन में सपने देख रही थी। सॉरी, मैं कोशिश करके देखती हूँ। यहाँ पर आपके सफल होने के पीछे और कौन सी बातें महत्वपूर्ण हैं? 4 बातें हैं, परंतु ये सबसे महत्वपूर्ण है। अपने रवैये को चुनें। अपने रवैये को चुने बिना बाकी बातें समय की बर्बादी हैं। तो हम यहीं पर रुक जाते हैं और बाकी की 3 बातों को बाद के लिए रख लेते हैं। पहली बात को आजमा कर देखिए कि आप तीसरी मंजिल पर क्या कर सकती हैं। मुझे फ़ोन करके बता दीजिएगा कि आप बाकी बातों पर कब चर्चा करना चाहती हैं। क्या आपको मेरा फ़ोन नंबर मालूम है? आपकी दुकान पर चारों तरफ आपका नंबर लिखा हुआ है। अरे हाँ, हम लोग बिल्कुल संकोच नहीं करते, है ना? फिर मिलते हैं। और हाँ, दही के लिए धन्यवाद। बदलने का साहस। मैरी जेन अगले 2 दिन तक ऑफिस के काम की चक्की में पिसती रही, या कम से कम उसका बहाना तो यही था। परंतु बार बार उसे लॉनी की बातें याद आ जाती थी और ये विचार भी कि आप अपने काम पर आते समय अपने रवैये को चुन सकते हैं। उसने ये महसूस किया कि हालांकि वे फिश मार्केट की फ़िलॉसफ़ी से सहमत थी, फिर भी कोई चीज़ उसे आगे नहीं बढ़ने दे रही है। उसने सोचा, जब भी शंका हो, ज़्यादा आंकड़े जुटाओ, ज़्यादा जानकारी हासिल करो। शुक्रवार को उसने फैसला किया कि वे बिल से पूछेगी कि उनके बॉस ने जिस सेमिनार में भाग लिया था उसमें उत्साह और जोश के बारे में क्या कहा गया था। उनके अनुभव से सीखने में ज़्यादा समझदारी थी। उस दोपहर को उसने बिल को फ़ोन किया। बिल, हमारे बॉस ने उत्साह और जोश के बारे में जिस सेमिनार में हिस्सा लिया था उसके बारे में विस्तार से बताएं। क्यों? तुम्हें उसकी क्या ज़रूरत है? ये नए ज़माने की बातें हैं। शायद उन्होंने अपना ज़्यादातर समय हॉट टब में नहाने में बिताया होगा। तुम इन बातों में अपना समय क्यों बर्बाद करना चाहती हो? अब मैरी जेन को गुस्सा आने लगा था। उसने एक गहरी सांस ली। देखो बिल, जब मैंने ये जिम्मेदारी ली थी तो हम दोनों ही जानते थे कि हमें बहुत सारा काम करना है। अब चुनौतियां बहुत बढ़ चुकी हैं और हमारे पास समय बहुत कम है। आप भी इसमें उतने ही फंसे हुए हैं जितनी कि मैं। क्या आप मेरी मदद करेंगे या आप मुझे परेशान करना चाहते हैं? मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि मैंने ये सब कह दिया। उसने सोचा।
परंतु ये कहने में मज़ा बहुत आया। बिल ने अच्छी तरह जवाब दिया। इस तरह भिड़ने वाली शैली ने वास्तव में उसे ज़्यादा आरामदेह और मिलनसार बना दिया। ओके, इस तरह गुस्सा होने की क्या बात है। मेरे पास उस सेमिनार का एक ऑडियो टेप है जो मेरी डेस्क पर रखा हुआ है। मुझे उस टेप को सुनना था, परंतु मुझे ज़रा भी समय नहीं मिला। तुम ये टेप ले जाओ और मेरे बदले में सुन लो। ठीक है बिल, मैं आती हूँ और टेप ले जाती हूँ। एक यादगार यात्रा। बेलेव्यू की यात्रा में बहुत बम्पर आए, पर मैरी जेन का ध्यान उन पर गया ही नहीं। वे अपनी स्थिति के बारे में सोच रही थी। मैंने अपना आत्मविश्वास कब खो दिया था? उसने अपने आप से हैरानी से पूछा। बिल से इस तरह बातें करना पहला बहादुरी का काम था जो उसने इतने लंबे समय में पहली बार किया था। ठीक ठीक कहा जाए तो 2 साल में। ये तो बहुत सोचने वाली बात है। परेशान होकर उसने कैसेट प्लेयर में बिल का टेप लगा दिया। कार स्टीरियो के स्पीकर से एक गहरी गूंजती हुई आवाज़ आने लगी जो जादुई और चुंबकीय थी। टेप में एक कवि की कविता की रिकॉर्डिंग थी जो अपनी कविता को अपने ऑफिस में ले जाता था, क्योंकि उसका ये मानना था कि कविता की भाषा से हमें अपनी रोज़मर्रा की समस्याओं का मुकाबला करने में मदद मिल सकती है। उसका नाम डेविड वाइट था। वे कुछ देर बातें करता था और फिर अपनी एक कविता सुनाता था। उसकी कविताओं और कहानियों की लहरों ने मैरी जेन को सराबोर कर दिया। शब्द निकलकर उसके चारों तरफ कूदने लगे। संगठन की ज़रूरतें भी वही रहती हैं जो कर्मचारी के रूप में हमारी ज़रूरतें होती हैं। रचनात्मकता, जोश, लचीलापन, लगन, पूरा मन लगना। हाँ, उसने सोचा। हम गर्मियों में कार को ऑफिस के सामने पार्क करते समय अपनी खिड़कियों को थोड़ा सा खुला इसलिए नहीं रखते क्योंकि हम गर्मी से अंदर के सामान को बचाना चाहते हैं, बल्कि हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा केवल 60% हिस्सा ही ऑफिस में जाता है और बाकी का 40% हिस्सा कार के अंदर ही रह जाता है, और उस हिस्से को सांस लेने के लिए जगह चाहिए होती है। कितना अच्छा हो अगर हम अपने 100% हिस्से के साथ अपने ऑफिस में आएं। ये आदमी कौन है? तभी बिना चेतावनी के डेविड वाइट ने अपनी कविता फेथ सुनाना चालू कर दी और वे भाव विह्वल हो गई। कवि ने अपने श्रोताओं के सामने ये कहते हुए इसका परिचय दिया कि उसने ये कविता ऐसे समय में लिखी थी जब उसमें खुद बहुत कम आस्था थी या आत्मविश्वास था।
आस्था। मैं आस्था के बारे में लिखना चाहता हूँ। इस बारे में कि चंद्रमा किस तरह ठंडी बर्फ के ऊपर एक रात फिर दूसरी रात उगता है। आस्थावान रहता है, हालांकि ये पूर्णता से धीरे धीरे दूज का चांद बनता है और रोशनी की छिपटी बनता हुआ आखिरकार अंधेरे का रूप धर लेता है। पर मैं खुद आस्थावान नहीं हूँ। मैं इसे जरा भी दाखिल नहीं होने देता। तो फिर मेरी ये नन्ही कविता एक नए चांद की तरह दुबली और अधखुली मेरी पहली प्रार्थना बन जाए और मेरे लिए आस्था का द्वार खोल दे। तो यही उस कहावत का मतलब है, स्टूडेंट तैयार हो तो टीचर मिल ही जाता है। इस कविता ने उसे अंतर्दृष्टि प्रदान की और मैरी जेन को आखिरकार वे चीज़ समझ में आ गई जो उसे आगे नहीं बढ़ने दे रही थी। डैन की अचानक मौत के बाद और अकेली माँ होने के दबावों को झेलने के बाद उसकी खुद में आस्था खत्म हो गई थी। वह इस दुनिया में अकेले जी पाएगी? यह आस्था खत्म हो गई थी। वे जोखिम लेने से डरने लगी थी। उसे असफल होने का डर लगा रहता था, क्योंकि इसके बाद उसका और उसके बच्चों का भार कौन उठाता। नौकरी में बदलाव जोखिम भरा होता। वे असफल हो सकती थी और उसकी नौकरी छूट सकती थी। ये बहुत दूर की संभावना थी, पर फिर भी संभावना तो थी। फिर उसने सोचा कि ना बदलने के लिए क्या क्या खतरे हो सकते हैं। अगर हम नहीं बदलते तो हो सकता है कि हम सबकी नौकरियां चली जाएं। यही नहीं, मैं ऐसी जगह पर काम नहीं करना चाहती जहां ना उत्साह हो ना जोश हो। मैं जानती हूं कि लंबे समय में मेरे लिए इसका नतीजा क्या निकलेगा और वे तस्वीर कोई बहुत अच्छी नहीं है। अगर मैं ऐसा होने देती हूं तो मैं कैसी माँ बनूंगी? मैं किस तरह की मिसाल कायम करूंगी? अगर मैं सोमवार को बदलाव की प्रक्रिया शुरू करती हूं तो मेरा पहला कदम अपना रवैया बदलना होना चाहिए। मैं आस्था का विकल्प चुनती हूं। मुझे ये भरोसा करना ही होगा कि चाहे कुछ भी हो, मैं सही सलामत रहूंगी। मैं अकेले जिंदा रह सकती हूँ। मैंने ये साबित कर दिया है, चाहे कुछ भी हो, मैं सही सलामत रहूंगी। अब ढीलों के कचरे घर को साफ करने का वक्त आ चुका है। सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि ये बिजनेस के लिए अच्छा रहेगा। हालांकि मुझे विश्वास है
कि ये बिजनेस के लिए बहुत अच्छा रहेगा, और सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि मुझे इस समस्या को सुलझाने की चुनौती मिली है। ये एक महत्वपूर्ण कारण है, परंतु ये भी एक बाहरी कारण है। आगे बढ़ने का सबसे बड़ा कारण भीतरी है। मुझे खुद में अपनी आस्था को एक बार फिर जगाना होगा, और इस समस्या को सुलझाने से मुझे ऐसा करने में मदद मिलेगी। उस टेप की कुछ लाइनें याद आईं। मैं नहीं मानता कि कंपनियां जेल होती हैं, परंतु कई बार हम लोग उन्हें जेल बना लेते हैं, क्योंकि हम वहाँ पर काम करने का ऐसा ही तरीका चुनते हैं जैसे हम कैदी हों। मैंने एक जेल बना ली है, और इसकी दीवारें आत्मविश्वास की कमी से बनी हुई हैं। जेल का प्रतीक जाना पहचाना लग रहा था। उसे पक्का यकीन था कि उसने इसे किसी सेमिनार में सुना था। जैसे ही वे क्रच पहुंची, उसने अपनी कार पार्क की, अपनी डायरी निकाली और लिखा, जिंदगी इतनी कीमती है कि ढेलों का कचरा घर में जरा सा भी समय बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए। जबकि मैं हर रोज अपने बहुत से घंटे यहाँ बर्बाद कर रही हूँ। मैं इस तरह से जीना नहीं चाहती, और मुझे विश्वास है कि अगर मेरे साथियों को विकल्पों का ज्ञान हो जाए तो वे भी ऐसा ही सोचने लगेंगे। मेरे डिपार्टमेंट की ये संस्कृति बहुत लंबे समय से चली आ रही है। इस संस्कृति को बदलने के लिए मुझे कई निजी जोखिम लेने होंगे, और वे भी बिना सफलता की गारंटी के। ये एक वरदान हो सकता है। हाल की घटनाओं ने मेरे आत्मविश्वास को डिगा दिया था, और जोखिम लेने से मेरा आत्मविश्वास बढ़ सकता है। सच्ची बात तो ये है कि कुछ करने का जोखिम उतना बड़ा नहीं होता जितना बड़ा होता है कुछ ना करने का जोखिम। मेरी फाइलों में कहीं पर एक संदेश लगा हुआ है जो इस समय मेरी मदद कर सकता है। मुझे वे संदेश ढूंढना होगा, क्योंकि इस समय मुझे मदद की सख्त ज़रूरत है। इसके साथ ही वे कार से बाहर निकली और अपनी बेटी को लेने चल दी। मम्मी, मम्मी, आपकी आंखें तो गीली हैं, क्या आप रो रही थी? क्या कुछ गड़बड़ है मम्मी? हाँ बेटा, मैं रो रही थी, परंतु ये अच्छे वाला रोना था। तुम्हारा दिन कैसा गुजरा? मैंने अपने परिवार की तस्वीर बनाई है, क्या तुम देखोगी? क्यों नहीं? उसने देखा कि उसकी लड़की ने 4 लोगों की तस्वीरें बनाई थीं। ये क्या? उसके मुंह से निकला। आस्था का एक और इम्तिहान। अपना सामान ले आओ बेटा। रविवार दोपहर। रविवार की दोपहर मम्मी का खाली समय होता था।
मैरी जेन ने हर रविवार को कम से कम 2 घंटे के लिए एक आया का इंतजाम कर लिया था। इस तरह वे खुद को एक छोटा सा पुरस्कार दिया करती थी, एक ऐसा पुरस्कार जिससे वे तरोताज़ा हो जाती थी और वे अपनी नौकरी व अपने परिवार की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हो जाती थी। वे इस समय में प्रेरणादायक पुस्तकें या लेख पढ़ती थी या कोई अच्छा उपन्यास, या फिर वे बाइक चलाती थी या केवल कॉफ़ी पीकर आराम करती थी। सिएटल में कॉफ़ी शॉप्स की कमी नहीं थी और उसके घर के पास ही एक बढ़िया कॉफ़ी हाउस था। उसने कुछ किताबें उठाईं और बाहर चल दी। दुकान के एक अंतरंग कोने में उसकी मनपसंद टेबल उसका इंतजार कर रही थी। कॉफ़ी दीजिएगा। वे कॉफ़ी के कप के साथ बैठ गई और उसने कुछ प्रेरणादायक सामग्री पढ़ने का फैसला किया। उसने सारा बेन ब्रेथनेक की सिंपल अबंडेंस की अपनी जर्जर प्रति निकाली। इस पुस्तक में साल के हर दिन के लिए एक विचार था। उसने 8 फरवरी का पन्ना खोला। पेज पर लिखे हुए शब्द उसकी आंखों के सामने कूद पड़े। हम में से ज़्यादातर लोग उलझन में पड़ जाते हैं जब हम खुद को कलाकार के रूप में लेते हैं, परंतु हम में से हर कोई एक कलाकार है। हर विकल्प के साथ हर दिन आप कला की एक अद्भुत कृति का सृजन करते हैं। कोई ऐसी चीज जो केवल आप ही कर सकते हैं। आप इसीलिए पैदा हुए हैं क्योंकि आपको दुनिया में अपनी अमिट छाप छोड़नी है। ये आपकी प्रामाणिकता है, वास्तविकता है। अपनी रचनात्मक इच्छाओं का सम्मान करिए, आस्था से कदम बढ़ाइए। आप ये जान जाएंगे कि आपके विकल्प भी उतने ही प्रामाणिक हैं जितने कि आप। इससे भी बड़ी बात यह है कि आप ये जान जाएंगे कि आपकी ज़िंदगी का कुल मिलाकर यही मतलब है, कृतज्ञता का एक सुखद गीत। उसने अपने काम के बारे में थोड़ा सोचने की योजना बनाई थी और विकल्प तथा आस्था के बारे में लिखे गए शब्द एक बार फिर उसे फिश मार्केट में ले गए। वे लोग कलाकार हैं, उसने सोचा, और वे हर दिन अपनी कला का विकल्प चुनते हैं। और फिर उसके मन में एक आश्चर्यजनक विचार आया, मैं भी तो कलाकार बन सकती हूं। इसके बाद उसने लीडरशिप के सेमिनार की फाइल उठाई जिसमें उसने हिस्सा लिया था।
यहीं पर उसने पहली बार नौकरी की तुलना जेल खाने से होती सुनी थी। फाइल में जॉन गार्डनर के लिखे भाषण की फोटोकॉपी थी। उसे याद आया कि गार्डनर लोगों को प्रोत्साहित किया करते थे कि वे उनके भाषणों की फोटोकॉपी बांटा करें। कितना उदार व्यक्ति था, उसने सोचा। उसकी बात में कुछ ना कुछ तो दम तो होगा, तभी तो इतने समय बाद भी मुझे उसकी याद आ रही है। उसने भाषण को पलटाया, एक एक पेज। जॉन गार्डनर की लेखनी। ये उद्धरण इस तरह शुरू हुआ। ये एक पहेली है कि कुछ आदमी और औरतें क्यों मुर्दा हो जाते हैं, जबकि बाकी लोग अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों तक जोशीले रहते हैं। मुर्दा होना शायद एक अस्पष्ट वाक्यांश है। इसके बजाय मुझे ये कहना चाहिए कि कई लोग जिंदगी के बीच रास्ते में ही सीखना और आगे बढ़ना बंद कर देते हैं। मैरी जैन ने यह सोचते हुए ऊपर की तरफ देखा, ये मेरे स्टाफ के बारे में सही है और ये मेरे अतीत के बारे में भी सही है। वे मेरे अतीत वाक्यांश के प्रयोग पर मुस्कुराई। फिर एक बार वे उद्धरण पढ़ने लगी। कारणों को खोजते समय हमें उदार होना चाहिए। शायद जिंदगी में उनके सामने इतनी कठिन समस्याएं आई होंगी जिनका समाधान उनके पास नहीं रहा होगा। शायद किसी चीज़ से उनके आत्मविश्वास या आत्मसम्मान को ठेस लगी हो, या हो सकता है वे इतने लंबे समय तक भागते रहे हों कि वे ये भी भूल गए हों कि वे किस चीज़ के लिए भाग रहे थे। मैं उन लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ जो चाहे कितने भी व्यस्त नज़र आते हों, पर उन्होंने सीखना और आगे बढ़ना बंद कर दिया है। मैं इसकी आलोचना नहीं करता। जिंदगी बहुत कठोर होती है। कई बार तो जिंदा रहना भी हिम्मत का काम होता है। हमें इस तथ्य का सामना करना पड़ेगा कि ज़्यादातर लोगों की नौकरी इतनी बासी होती है कि वे खुद भी ये नहीं जानते। इतनी बोरिंग होती है कि वे बता ही नहीं सकते। एक प्रसिद्ध
फ्रांसीसी लेखक ने कहा है, ऐसे भी लोग होते हैं जिनकी घड़ियां जिंदगी के किसी मोड़ पर रुक जाती हैं। मैंने बहुत से लोगों को इसी तरह जिंदगी गुजारते देखा है। जैसा योगी बेरा का कहना था, आप अगर ध्यान से देखें तो आप बहुत सी चीज़ें समझ सकते हैं। मेरा मानना है कि ज़्यादातर लोग ज़िंदगी में हर वक्त सीखना और आगे बढ़ना पसंद करते हैं। अगर हम ये जान जाएं कि मुर्दा होने में कितना बड़ा जोखिम है, तो हम इससे बचने के उपाय खोज सकते हैं। अगर आपकी घड़ी की चाबी खत्म हो गई हो तो आप इसमें दोबारा चाबी भर सकते हैं। मैं आपके बारे में ऐसा कुछ जानता हूँ जो शायद आप अपने खुद के बारे में नहीं जानते। आपके भीतर ऊर्जा और जोश के इतने बड़े स्तोत्र छुपे हैं जिनका आपने अभी तक दोहन नहीं किया है। आप में इतनी खूबियां हैं जिनका इस्तेमाल आपने अब तक नहीं किया है। आप में इतनी ताकत है जिसे आपने अब तक नहीं परखा है, और आप में देने के लिए इतना ज़्यादा है जितना आपने अब तक नहीं दिया है। कोई ताज्जुब नहीं कि मुझे जॉन गार्डनर अब तक याद है। मुझे बहुत सी घड़ियों में चाबी भरना है, परंतु मुझे जिस घड़ी में सबसे पहले चाबी भरना है वे मेरी खुद की जिंदगी की घड़ी है। उसने सोचा। अगले घंटे में मैरी जेन ने अपनी डायरी लिखी और वे ये जानकर खुश हुई कि वे अब शांत हो चुकी थी। जब वे घर लौटने के लिए तैयार हुई तो उसने अपने लिखे हुए शब्दों पर नज़र डाली और उस भाग पर गोला लगाया जो सोमवार की सुबह उसका मार्गदर्शक बनने वाला था। ढीलों के कचरे घर की समस्या को सुलझाने के लिए मुझे हर क्षेत्र में अपने स्टाफ का लीडर बनना होगा। मुझे असफलता का खतरा भी उठाना पड़ेगा। कोई भी बंदरगाह सुरक्षित नहीं होता, परंतु कोई भी कदम ना उठाने का मतलब है सुनिश्चित रूप से असफल होना। इसलिए मुझे शुरू तो करना ही होगा। मेरा पहला कदम होगा अपना रवैया बदलना। मैं विश्वास, आस्था और लगन का विकल्प चुनती हूँ। जब मैं फिश मार्केट की शिक्षा का इस्तेमाल अपने ढीले के कचरे घर पर करूँगी, तब मैं अपनी घड़ी में चाबी भरूँगी और सीखने तथा आगे बढ़ने के लिए तैयार रहूँगी। सोमवार सुबह 5:30 बजे उसे थोड़ा सा अपराध बोध हुआ जब वे अपनी बेटी के क्रच का दरवाज़ा खुलने का इंतज़ार कर रही थी। ऐसे गिने चुने दिनों में ब्रेड भी क्रच में रुक जाता था जब तक कि उसकी स्कूल बस नहीं आ जाती थी। उसने अपने उनिंदे बच्चों को देखा और कहा, मैं तुम लोगों को इतनी जल्दी बिस्तर से नहीं उठाती बच्चों, पर आज मुझे ऑफिस पहुंचकर एक बहुत महत्वपूर्ण काम करना है।
ब्रेड ने अपनी आंखें मली और कहा, कोई बात नहीं माँ। फिर स्टेसी ने भी कहा, अरे यहाँ सबसे पहले पहुँचना तो अच्छी बात है। हमें अपने मनपसंद वीडियो गेम छांटने का मौका सबसे पहले मिलेगा। जब दरवाजे खुले तो मेरी जैन ने उन्हें भीतर दाखिल करवाया और उन्हें गले लगाया। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वे व्यस्त दिख रहे थे। रास्ता आसान था और 5:55 तक वे अपनी डेस्क पर कॉफ़ी के कप और पैड के साथ पहुंच चुकी थी। उसने अपना पेन निकाला और बड़े अक्षरों में लिखा, अपना रवैया चुने। अब इस योजना का कठिन हिस्सा सामने था। यहाँ पर मैं अपने स्टाफ से क्या कहने जा रही हूँ, और उसने अपने विचार लिखने शुरू कर दिए। सोमवार की सुबह को स्टाफ 2 शिफ्टों में मिलता था। एक ग्रुप फ़ोन सुना करता था, जबकि दूसरा कॉन्फ्रेंस रूम में उसके साथ बैठता था, और फिर ग्रुप बदल जाते थे। जैसे ही पहला ग्रुप इकट्ठा हुआ, उसने परिवार की बातें और सोमवार की सुबह के बारे में शाश्वत शिकायतें सुनी। ये अच्छे लोग हैं, उसने सोचा। जब वे चुप हुए, उसकी बातें सुनने के लिए तैयार हुए, तो उसके दिल की धड़कनें बढ़ गई। अब मेरा काम शुरू होता है। मेरी जैन की मीटिंग। आज हम एक गंभीर मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं। 2 हफ्ते पहले वाइस प्रेसिडेंट एक कॉन्फ्रेंस में गए थे और वहाँ से वे इस यकीन के साथ लौटे कि फर्स्ट गारंटी को अधिक ऊर्जावान और उत्साही होना चाहिए। वे ये मानते हैं कि उत्पादकता, सफल नियुक्तियां, लंबी नौकरियां, बेहतर ग्राहक सेवा और आज के बदलते माहौल में प्रतियोगी बने रहने के लिए ज़रूरी बहुत सी बातें तभी संभव हो सकती हैं जब कर्मचारियों में ऊर्जा और उत्साह हो। उन्होंने लीडरशिप ग्रुप की बैठक बुलाई और उस बैठक में तीसरी मंजिल को उन्होंने ढीलों का कचरा घर कहा। ये सही है। उन्होंने ये कहा कि हमारी मंजिल ढीलों का कचरा घर है और इसकी सफाई जरूरी है। मेरी जैन ने उनके आश्चर्यचकित चेहरों की तरफ देखा। तत्काल लंबे समय से नौकरी कर रहे एडम की तरफ से एक कमेंट आया, मैं चाहूँगा कि वे यहाँ पर काम करके देखें। ये दुनिया का सबसे बोरिंग काम है। फिर सबसे कम ऊर्जावान कर्मचारियों में से एक ने कहा, इससे क्या फर्क पड़ता है कि यहाँ पर ऊर्जा है या नहीं, हम काम तो करते हैं, नहीं क्या? किसी ने भी इस बात पर आपत्ति नहीं की कि उन्हें ढीला कहा गया था। मेरी जैन ने कहना जारी रखा,
मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि यह मामला ठंडा पड़ने वाला नहीं है। वाइस प्रेसिडेंट का उत्साह ठंडा पड़ सकता है और समय के साथ बिल भी इसे भूल सकता है, परंतु मेरा उत्साह ठंडा नहीं पड़ने वाला। आप लोग जान लें कि मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। हम लोग सचमुच ढीलों का कचरा घर हैं। कंपनी के दूसरे डिपार्टमेंट वाले हमसे कोई सरोकार रखने से नफ़रत करते हैं। वे हमें गड्ढा कहते हैं। वे लंच में हमारे बारे में मजाक करते हैं। वे हॉल में हम पर हंसते हैं और वे लोग सही हैं। हम में से कई लोग यहाँ आने से नफ़रत करते हैं और हम भी इसे गड्ढा कहते हैं। मेरा विचार है कि हम इसे बदल सकते हैं और हमें इसे बदलना चाहिए। मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि क्यों। अब आश्चर्यचकित चेहरों पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। पूरी तरह सन्नाटा छाया हुआ था। आप लोग मेरी कहानी जानते हैं, किस तरह डैन और मैं इस शहर में अपनी आशाओं, अपने सपनों और अपने 2 छोटे छोटे बच्चों के साथ आए। किस तरह डैन की अचानक मौत के बाद मैं अकेली पड़ गई। किस तरह डैन की बीमे की पॉलिसी में कई बड़े खर्चों का प्रावधान नहीं था। किस तरह मैं एक गंभीर आर्थिक कठिनाई में फंस गई। परंतु आप शायद ये नहीं जानते कि मुझ पर इसका क्या असर हुआ। आप में से कई लोग अकेली माँ हैं या अकेले पिता हैं और समझ सकते होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मुझे इस नौकरी की ज़रूरत थी और मेरा आत्मविश्वास खत्म हो गया था। मैं बहाव के साथ बहती रही और हर ऐसी चीज़ करने से बचती रही जिससे मेरी सुरक्षा को खतरा हो। मज़ेदार बात यह है कि अब मेरी सुरक्षा को सिर्फ इसलिए खतरा पैदा हो गया है क्योंकि मैं बहाव के साथ बह रही थी। लेकिन अब पुराने दिन खत्म हो चले हैं। अब मैं रसातल में हूँ। मुझे अब भी नौकरी की ज़रूरत है, परंतु मैं अपनी बाकी की नौकरी ऐसी जगह पर नहीं करना चाहती जिसे ढीलों का कचरा घर कहा जाता हो। डैन की शिक्षा मुझे याद है अब तक। जिंदगी इतनी कीमती है कि इसे रिटायरमेंट तक सिर्फ गुजारना फिजूल खर्ची है। हम नौकरी में इतना ज़्यादा समय देते हैं कि हमें इसे बर्बाद करने से बचना चाहिए। मेरा विचार है कि हम अपने ऑफिस को एक बेहतर जगह बना सकते हैं। अब एक अच्छी खबर। मैं एक ऐसे सलाहकार को जानती हूं जो एक विश्व प्रसिद्ध संगठन के लिए काम करता है और वे ऊर्जा तथा उत्साह का विशेषज्ञ है। आप लोग उससे जल्द ही मिलेंगे। आज मैं आप तक उसकी पहली सलाह पहुंचाना चाहती हूं। हम अपना रवैया खुद चुनते हैं। मैरी जेन ने अपना रवैया चुनने की अवधारणा पर चर्चा जारी रखी।
फिर उसने पूछा, क्या कोई इस बारे में सवाल पूछना चाहता है? स्टीव ने अपना हाथ उठाया। जब मैरी जेन ने सिर हिलाया तो स्टीव ने कहा, मान लो कि मैं अपनी कार में जा रहा हूँ और कोई बेवकूफ़ मुझे कट मार देता है। इससे मुझे गुस्सा आ जाता है और मैं हॉर्न बजाकर या इशारा करके अपना गुस्सा उतारता हूँ। आप समझ रही हैं ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? ये विकल्प क्या भला है? मैंने तो कुछ नहीं किया था, वो तो सामने वाले की गलती थी। मेरे पास कोई विकल्प था ही नहीं। मैं तुमसे एक बात पूछना चाहूँगी स्टीव। अगर तुम किसी बदमाश इलाके से गुजर रहे हो तो भी क्या तुम इसी तरह अपना गुस्सा उतारोगे? स्टीव मुस्कुराया। सवाल ही नहीं उठता। ऐसा करने से तो मुझे खतरा हो सकता है। इसका मतलब है बदमाश इलाके में तो आपके पास प्रतिक्रिया देने के विकल्प होते हैं, पर उपनगरों में आपके पास विकल्प नहीं होते। ओके मैरी जेन, मैं समझ गया। स्टीव, तुमने बहुत बढ़िया सवाल पूछा है। हम ये तो तय नहीं कर सकते कि दूसरे लोग किस तरह गाड़ी चलाते हैं, परंतु हम अपनी प्रतिक्रिया तो तय कर ही सकते हैं। यहाँ फर्स्ट गारंटी में हम अपना काम तो नहीं चुन सकते, परंतु उस काम को कैसे करें ये विकल्प तो हमारे पास हमेशा होता ही है। मैं आप सभी से ये चाहती हूँ कि आप इस बारे में सोचें, देखें कि हम किस तरह से ऐसी चीज़ों को पहचानें जो हमें अपने विकल्पों की याद दिला सकें। आपको शुभकामनाएं। हमारी नौकरी इस बात पर टिकी हुई है। दूसरी स्टाफ मीटिंग भी पहली मीटिंग की ही तरह थी। जब किसी ने सवाल नहीं पूछा तो उसने स्टीव द्वारा पूछे सवाल का जिक्र किया। उस समय सुबह के 10:30 बज रहे थे। इन मीटिंगों से वे थक चुकी थी, परंतु उसने ये महसूस किया कि अपना रवैया चुनने का ये उसका पहला मौका था और उसने वे रवैया चुन लिया था। हफ्ता तेजी से गुजर गया। उसने इस बात का ध्यान रखा कि वे हर रोज़ ऑफिस में घूमती रहे, ताकि अगर किसी को अपना रवैया चुनने के विचार के बारे में उससे कुछ पूछना हो तो वे उससे बात कर सके। जब उसने स्टीव को देखा तो स्टीव बोला, आपने तो मुझे स्टाफ मीटिंग में चारों खाने चित कर दिया। मुझे आशा है कि इससे तुम्हें नीचा नहीं देखना पड़ा होगा। मेरी जेन, आपने तो मुझ पर एक एहसान किया है। मेरी ज़िंदगी कुछ समय से प्रतिक्रियाओं की एक श्रृंखला थी। आपने मुझे याद दिलाया कि मुझे महत्वपूर्ण विकल्प चुनने हैं, और अगर मुझ में थोड़ा सा आत्मनियंत्रण है और साहस भी हो तो मैं वे विकल्प चुन सकता हूँ। साहस, ये आपसी संबंध बिगड़ने की बात है जिसके बारे में मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब मैं देख सकता हूँ
कि प्रतिक्रिया करने और खुद को बलि का बकरा समझते रहने से समस्या नहीं सुलझ सकती। समस्या का तो सामना करना पड़ेगा। मुझे खेद है कि मैं गोल मोल बातें कर रहा हूँ, पर मेरी समस्या बिल्कुल निजी समस्या है। गुड लक स्टीव, और अपनी कहानी सुनाकर मुझ में भरोसा दिखाने के लिए धन्यवाद। ऐसी बात नहीं है, हम सबको आप पर भरोसा है मैरी जेन। बात सिर्फ इतनी सी है कि ये काम इतना बोरिंग है और हमें हर समय सिर्फ शिकायतें ही सुनने को मिलती हैं। हमें ऐसा लगता है जैसे हम पर चारों तरफ से हमले हो रहे हों। आप अपनी कोशिश जारी रखें, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। उसे सुखद आश्चर्य हुआ जब उसने प्रोत्साहन के कई शब्द सुने। हालांकि स्टाफ के सदस्यों को पूरी बात तो समझ में नहीं आई थी, परंतु ज़्यादातर लोग बेहतर माहौल में काम करने के इच्छुक थे। फिर शुक्रवार को ये हो गया, वे तीसरी मंजिल पर लिफ्ट से बाहर निकली तो उसने सामने एक बड़ा पोस्टर देखा। सबसे ऊपर लिखा हुआ था, अपना रवैया चुने, और बीच में ये शब्द लिखे थे, आज के मेनू के विकल्प। उसके नीचे 2 चित्र बने थे। एक चित्र मुस्कुराते हुए चेहरे का था और दूसरा चेहरा त्योरियां चढ़ाए था। वे खुशी से पागल हो गई। अब वे लोग मेरा मतलब समझ गए हैं, उसने सोचा, और वे अपने ऑफिस की तरफ तेज कदमों से बढ़ी ताकि लोनी से फ़ोन पर बात की जाए। उसे मेनू के बारे में बताने के बाद मेरी जैन ने आगे चर्चा करने का सुझाव दिया। लोनी ने अगले सोमवार को लंच पर मिलने की बात कही, पर मैरी जेन ने कहा वे अगले हफ्ते तक इंतज़ार नहीं करना चाहती। थोड़ी देर बाद वे दोनों इस बात पर सहमत हो गए कि वे शनिवार को मार्केट आ जाएं और बच्चों को अपने साथ ले आए। शनिवार को फिश मार्केट में बहुत भीड़ होती थी। लोनी ने सुझाव दिया कि वे जल्दी आ जाएं। मैरी जेन ने मूर्खतापूर्ण सवाल पूछा कि वे कितनी जल्दी आ सकती है। लोनी ने कहा कि वे अपना काम सुबह 5 बजे शुरू करता है। वे 8 बजे मिलने पर राजी हो गए। ब्रेड और स्टेसी कार में उन्निंदे से बैठे, पर जब वे सिएटल में फिश मार्केट के पार्किंग स्पॉट पर पहुंचे तो वे एक्शन के लिए पूरी तरह तैयार थे। उनके सवाल ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वे लोग फ़िश कहाँ से लाते हैं? क्या फ़िश बहुत बड़ी होती है? क्या वहाँ पर शार्क भी है? क्या वहाँ पर और बच्चे भी होंगे? जब वे तीनों पाइक प्लेस पर मार्केट की तरफ बढ़ रहे थे तो मैरी जेन वहाँ की शांति और सन्नाटे को देखकर चौंक गई। उसे फिश सजाने की जगह पर खड़ा लोनी दिखाई दिया। वह इस बात से प्रभावित हुई कि स्टैंड बहुत अच्छी तरह जमा हुआ था। फिश और समुद्री आहार बर्फ में पैक थे और उन पर लेबल लगे हुए थे जिन पर उनका नाम, कीमत और विशेष गुण लिखे हुए थे। एक भाग खाली था,
जिसमें केवल बर्फ थी। गुड मॉर्निंग, लॉनी ने अपनी जानी पहचानी मुस्कुराहट के साथ कहा। और ये दो मछेरे कौन हैं? मैरी जेन ने अपने बच्चों का परिचय कराया। लॉनी ने उनका स्वागत किया और कहा कि ये काम में जुट जाने का समय है। जब मैरी जेन ने अपने पर्स से अपना नोटपैड निकाला तो लॉनी ने उसे रोक दिया और कहा, इस तरह के काम में जुटने का वक्त अभी नहीं है। मुझे तो लग रहा था कि आप तीनों काम में मेरा हाथ बटाएंगे। क्यों नहीं? ब्रेड ने कहा, मुझे आपके साइज़ के तो जूते नहीं मिले, परंतु मैंने आप लोगों के लिए 3 एप्रन ज़रूर ढूंढ लिए हैं। ये लीजिए, इन्हें पहन लीजिए और हम फ़िश पैक करना शुरू करते हैं। स्टेसी थोड़ी हैरान लगी। मैरी जेन ने उसे झट से चिपका लिया। लॉनी ब्रेड को स्टोर के पिछवाड़े ले गया जहां फ़िश रखी हुई थी। मैरी जेन स्टेसी को स्टैंड पर जमी फ़िश दिखाती रही। 15 मिनट में लॉनी और ब्रेड फ़िश से भरी हुई ट्रॉली को धक्का मारकर लाते हुए दिखे। सच कहा जाए तो लॉनी ट्रॉली को धक्का रहा था, ब्रेड तो हैंडल पर लटका हुआ था और उसके पैर जमीन को छू भर रहे थे। खेल खेल में, मम्मी देखो कितनी सारी फ़िश है, 10 लाख फ़िश तो होगी। नहीं क्या लॉनी? मैंने भी मदद की। लॉनी ने उसे एक बड़ी मुस्कान दी, परंतु वे व्यस्त होने का अभिनय करता रहा। हमें इस फ़िश को पैक करना है ताकि मार्केट खुल सके दोस्त, तो मेरी मदद करो। ब्रेड को खूब मज़ा आ रहा था। वे लॉनी को एक एक ट्यूना उठाकर देता था और लॉनी उसे बर्फ़ में जमा देता था। ट्यूना ब्रेड जितनी बड़ी थी और मैरी जेन को अफसोस हुआ कि वे कैमरा नहीं लाई थी। जिस तरह लॉनी ने ब्रेड के साथ काम किया वे जादुई था। हर बार कुछ मिनटों में लॉनी ब्रेड को छेड़ देता था। इस तरह अभिनय करता था जैसे फ़िश ने उसे काट लिया हो, या ऐसा कुछ जिससे ब्रेड हंस देता था। जब उस लाइन में केवल 2 ट्यूना की जगह बची तो लॉनी ने ब्रेड को ये काम सौंप दिया, परंतु उठाने में उसकी कुछ मदद जरूर की। अगर ब्रेड को उस समय अपना एक्शन हीरो चुनने को कहा जाता तो उसने लॉनी को ही चुना होता। अब समय आ गया है कि तुम्हारी मम्मी अपने काम में जुट जाए। अब आप अपनी नोटबुक निकाल सकती हैं मैरी जेन, और ब्रेड आपको ऊर्जावान जगह का दूसरा तत्व बता सकता है। ब्रेड? और नहीं तो क्या। हमने अपने रवैये को चुनने के साथ जो दूसरा तत्व चुना वे बच्चा बच्चा जानता है। हम जब बड़े हो जाते हैं और ज़्यादा संजीदा हो जाते हैं तो हम इसके महत्व को भूल जाते हैं। ब्रेड, अपनी मम्मी को बताओ कि तुमने इस दौरान क्या किया। ब्रेड ने टूना से परे देखा जिसने उसे काउंटर के किनारे से चिपकाए रखा था और कहा, खेल खेल में। मैरी जेन ने अपनी डायरी खोली और उसमें लिखा, खेल खेल में। उसके दिमाग में मार्केट का पहले दिन का नज़ारा घूमने लगा। वे एक खेल के मैदान में थी जहां वयस्क बच्चे छुट्टी के समय खेल रहे थे। मछली उछालना, एक दूसरे से और ग्राहकों से मजाक करना, ऑर्डर को जोर से बताना, ऑर्डर को मिलकर दोहराना, ये जगह जादुई बन गई थी। इसे गलत मत समझना, लॉनी ने कहा। यह एक असली बिजनेस है जिसका लक्ष्य होता है मुनाफा कमाना। इस बिजनेस में बहुत सी तनख्वाहें देनी पड़ती हैं और हम इस बिजनेस को गंभीरता से लेते हैं।
परंतु हमने ये पाया कि हम बिजनेस के बारे में गंभीर रहते हुए भी बिजनेस करते समय उसका मज़ा ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम हमेशा होंठ सीकर और तन कर बैठे रहें। हम चीज़ों को खुला, ग्राहकों को इसमें मज़ा आता है, जैसे वयस्क बच्चे खेल रहे हों परंतु सम्माननीय तरीके से खेल रहे हों। और इसके बहुत से फ़ायदे हैं। हम ढेर सारी फ़िश बेच लेते हैं, हम बहुत पैसा कमा लेते हैं, हम ऐसे काम में मज़े लेते हैं जो बहुत थका देने वाला होता है। हम अच्छे दोस्त बन जाते हैं, जैसे जीतने वाली टीम के खिलाड़ी। हम जो कर रहे हैं और जिस तरीके से कर रहे हैं उसमें हमें गर्व का अनुभव होता है और हम विश्व प्रसिद्ध बन गए हैं। और यह सब हमने वे करके किया है जो ब्रेड बिना सोचे विचारे करता है। हम जानते हैं कि खेल किस तरह खेला जाता है। ब्रेड ने कहा, मम्मी अपने स्टाफ को लॉनी के पास क्यों नहीं ले आती ताकि वे भी खेलना सीख जाएं? आपका दृष्टिकोण ही सब कुछ है। उत्साह बढ़ाएं और अपनी पूरी क्षमता तक पहुँचें। फिश फिलॉसफी को समझना जारी रखेंगे नेक्स्ट अपलोड के साथ। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।